बेहतरीन स्टील कैसे बनता है? ज्यादातर लोग सीधे उन धधकती हुई भट्टियों के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि असली जादू वहां नहीं, बल्कि उस विशाल और एकदम सटीक तैयारी में छिपा है, जो आग जलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। आज हम उसी जगह चलेंगे जहां इस शानदार स्टील की असली नींव रखी जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्टील बनाने की इतनी विशाल प्रक्रिया आखिर शुरू कहाँ से होती है? इसे समझने के लिए एक इंडस्ट्रियल स्केल के किचन का उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी खास डिश को बनाने से पहले उसके कच्चे माल को छीलकर, काटकर बिल्कुल सही मात्रा में तैयार किया जाता है, ठीक वैसे ही स्टील प्लांट में भी होता है। और स्टील प्लांट के इस मास्टर किचन का नाम है रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, जिसे शॉर्ट में RMHP कहते हैं। ये किसी भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे प्लांट का दिल कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर सारा कच्चा माल अनलोड होता है, उसे तोड़ा जाता है, छाना जाता है और फिर आपस में बहुत बारीकी से मिलाया जाता है। मकसद सिर्फ एक है, ब्लास्ट फर्नेस को लगातार और बिल्कुल एक जैसी क्वालिटी का माल मिलता रहे। आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। हम प्लांट के शुरुआती पॉइंट से शुरू करेंगे, फिर कच्चे माल को हासिल करने, पैलेट्स की कमाल की ताकत, भारी भरकम लॉजिस्टिक्स और आखिर में एक परफेक्ट ब्लेंड यानी सही मिश्रण तैयार करने की प्रक्रिया को समझेंगे। ट्रेन से कच्चे माल के आने से लेकर फाइनल बेस मिक्स बनने तक का पूरा रास्ता हम तय करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस रेसिपी के लिए कच्चा माल आता कहाँ से है और वो असल में होता क्या है। स्टील बनाने के लिए लौह अयस्क, फ्लक्स और ईंधन जैसे कच्चे माल की भारी मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मिट्टी या पत्थर नहीं है, इसके पीछे एक बेहद सटीक केमिस्ट्री काम करती है। अगर हम इस डेटा को देखें तो आयरन ओर लम्प्स में आयरन यानी Fe की मात्रा 62.3 से 63.2% के बीच होनी चाहिए, और साथ ही सिलिका और एल्यूमिना का भी एक तय प्रतिशत होना जरूरी है। ये सटीक केमिस्ट्री इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तय करेगी कि आगे चलकर फर्नेस की एफिशिएंसी कैसी होगी और फाइनल स्टील की क्वालिटी क्या निकलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैलेट्स की ताकत की, क्योंकि यहाँ एक बड़ी चुनौती सामने आती है। आधुनिक मशीनों से होने वाली माइनिंग में बहुत सारा बारीक धूल या फाइन्स पैदा हो जाता है। इसे सीधे ब्लास्ट फर्नेस में बिल्कुल नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये फर्नेस के अंदर हवा के बहाव को चोक कर देगा, उसे पूरी तरह रोक देगा। और इसी बड़ी समस्या का एक बहुत ही शानदार और इंजीनियरिंग वाला समाधान है पैलेटाइजिंग। इस बेकार समझी जाने वाली बारीक धूल को लिया जाता है, उसमें बेंटोनाइट जैसे एडिटिव्स और थोड़ी नमी मिलाई जाती है और फिर उन्हें 8 से 20 मिलीमीटर की छोटी छोटी गोलियों में बदल दिया जाता है। इसके बाद इन गोलियों को 1200 से 1350 डिग्री सेल्सियस के खौफनाक तापमान पर पकाया जाता है ताकि ये एकदम मजबूत हो जाएं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझना वाकई अद्भुत है कि जो पहले सिर्फ उड़ने वाली साधारण सी धूल थी, वो अब ठोस, मजबूत और बिल्कुल एक समान आकार की गोलियों में बदल चुकी है। देखने में ये कोई बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन स्टील इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब सवाल ये है कि ये पैलेट्स इतने खास क्यों बन जाते हैं। दरअसल इन पैलेट्स में 25 से 30% तक एक समान पोरोसिटी यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से ये फर्नेस में बहुत जल्दी रिड्यूस होते हैं। इनका गोल आकार हवा के बहाव को भी बेहतरीन बनाए रखता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन्हें बनाने में सिंटरिंग के मुकाबले 35 से 40% कम हीट की जरूरत होती है। भारी ट्रांसपोर्ट के दौरान भी ये टूटते बिखरते नहीं हैं। कुल मिलाकर ये एकदम परफेक्ट और किफायती कच्चा माल बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन पहाड़ों जितने कच्चे माल को खिसकाने की, यानी इसके लॉजिस्टिक्स की। इतने भारी कच्चे माल को खदानों से प्लांट तक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है। ये पूरे स्टील प्लांट के ऑपरेशन की खून की धमनियों की तरह काम करता है, जिसमें भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये पूरा भौतिक सफर कैसे तय होता है? सबसे पहले माल से भरी ट्रेनें प्लांट में आती हैं। फिर वैगन टिपलर या ट्रैक हॉपर जैसी भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल करके इन ट्रेनों को पूरी तरह मैकेनाइज तरीके से खाली किया जाता है। इसके बाद ये सारा कच्चा माल बेल्ट कन्वेयर के एक बहुत लंबे और जटिल जाल से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, जहां अंततः विशालकाय स्टैकिंग बेड्स बनाए जाते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं इस पूरे RMHP किचन के सबसे आखिरी और सबसे क्रूशियल स्टेप पर, जो है ब्लेंडिंग।
यहीं पर स्टैकर नाम की विशाल मशीनें कच्चे माल की लंबी लंबी परतें बिछाने का काम करती हैं ताकि बिल्कुल परफेक्ट और एक समान मिक्स तैयार किया जा सके। इस पूरे ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 400। जी हाँ, एक सही मायने में होमोजीनियस या पूरी तरह से एक समान केमिकल मिक्सचर पाने के लिए इन मशीनों को कच्चे माल की कम से कम 400 अलग अलग परतें एक के ऊपर एक बिछानी पड़ती हैं। ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। लेकिन एक और भी चौंकाने वाला फैक्ट है, 400 परतों के बाद होमोजिनाइजेशन की क्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन जैसे ही ये स्टैक 580 परतों तक पहुंचता है तो इसके बाद ये स्टैटिस्टिकल प्रभाव बिल्कुल समतल हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब है कि 580 लेयर्स के बाद क्वालिटी कांस्टेंट हो जाती है और उसमें कोई अतिरिक्त बड़ा बदलाव नहीं आता। इस तरह से हमारा फाइनल बेस मिक्स तैयार होता है। इस अल्टीमेट रेसिपी में सबसे बड़ा हिस्सा आयरन ओर फाइन्स का होता है, जो लगभग 75% है। अशुद्धियों को हटाने के लिए इसमें 14% क्रश्ड फ्लक्स मिलाया जाता है और फिर ईंधन और अन्य ज़रूरतों के लिए लगभग 5.5% क्रश्ड कोक और 5.5% एलडी स्लैग को बहुत ही सावधानी के साथ बैलेंस किया जाता है। तो इस पूरी भारी भरकम मेहनत का सार क्या है? जैसा कि कहा जाता है, सबसे कम लागत पर अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए सही गुणवत्ता का कच्चा माल ही बुनियादी आवश्यकता है। आरएमएचपी की ये पूरी बारीकी और इतनी बड़ी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आगे चलकर ब्लास्ट फर्नेस अपनी फुल एफिशिएंसी और ताकत के साथ काम कर सके। और इसी के साथ हमारा परफेक्ट बेस मिक्स बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन ये सोचना कितना रोमांचक है कि जब इतने परफेक्शन और इतने साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया ये मिक्सचर अंततः ब्लास्ट फर्नेस की उस धधकती हुई आग से टकराएगा तो अंदर कैसा तूफान उठेगा। वो पिघला हुआ क्लाइमैक्स अपने आप में इंजीनियरिंग का एक और बहुत बड़ा अजूबा है। लेकिन उसकी कहानी फिर कभी। आज के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।